गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन का जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइपरटेंशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बात की थी वो हम लोगों ने बात की थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के बारे में। तो जैसा कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के अंदर हम लोगों ने बात किया था कि बेसिकली हार्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके अंदर अगर कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है किसी वजह से और उसकी वजह से अगर कोई कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती हैं तो हम कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के अंडर में हम उसे लेते हैं। उसी की ही जब इटियोलॉजी की हम लोगों ने बात की थी तो उस इटियोलॉजी के अंदर हम लोगों ने हाइपरटेंशन को सबसे प्राइमरी इटियोलॉजी के फॉर्म में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था उसको कि हाइपरटेंशन जो है वो प्राइमरी इटियोलॉजी में सबसे पहले कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के अंदर आता है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन है द फोर्स ऑफ द ब्लड ऑन द आर्टरी और ब्लड वेसल्स वॉल इज़ वेरी हाई, देन इट इज़ कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। तो जब जो ब्लड का फ्लो का जो आर्टरी वॉल पर जो प्रेशर बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तब हम उसे हाइपरटेंशन की स्टेट कहते हैं। अब देखिए इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो क्लिनिकल इवैल्यूएशन में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा उसका इम्पॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है। वो किस तरीके से कि हम जितनी भी डिजीज़ हार्ट से रिलेटेड कार्डियक जो भी एब्नॉर्मलिटीज़ हम लोग देखते हैं उन सभी के अंदर ही हम लोगों को जो फर्स्ट लाइन जो हम लोगों के सामने एक साइन जो हमारे सामने निकल करके आता है वो हाइपरटेंशन ही निकल करके आता है। अगर कोई पेशेंट कोई पर्सन हाइपरटेंसिव है, उसका ब्लड प्रेशर अगर रेज्ड है तो फिर वो अपने आप में हमें एक इंडिकेशन देता है कि वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कार्डियक पैथोलॉजी में जाने की उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। तो हाइपरटेंशन कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में, कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज़ के अंदर, कार्डियक फेल्योर के अंदर, तो इन सभी चीज़ों के अंदर हम लोगों को हाइपरटेंशन एक बेसिक पैथोलॉजी में देखने को मिलता है। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और इवन जब हम लोग क्लिनिक पर पेशेंट्स देखते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं कि हाइपरटेंशन जो है वो हम लोगों को आज की डेट में कम्युनिटी में बहुत से लोगों के अंदर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। और लॉन्ग टर्म के अंदर हाइपरटेंशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अदर ऑर्गन्स के ऊपर भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि हार्ट के अलावा अदर वाइटल ऑर्गन्स के अंदर सपोज हम किडनी की बात करें, ब्रेन की बात करें, तो वहाँ पर भी अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट रहेगा तो लॉन्ग टर्म में उससे रिलेटेड कोई ना कोई पैथोलॉजी हमें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हाइपरटेंशन, जिस चीज़ को मॉनिटर करना और उसको रेगुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उसे ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर, पेशेंट अगर उसी स्टेट के अंदर बहुत लंबे टाइम तक अगर विदाउट मेडिकेशन या विदाउट ट्रीटमेंट अगर रहता है तो वो अल्टीमेटली कार्डियक के साथ साथ ही अदर हम लोगों की जो फिज़िकल जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पर कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में डालेगा। तो इसलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा कम्युनिटी मेडिसिन में बात करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी की वाइड स्प्रेड डिजीज़ के अंदर से वन ऑफ द मोस्ट प्रेजेंट जो पैथोलॉजीज़ हैं तो उसके अंदर हम लोगों को हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की तो हम लोग को सभी को पता है कि जब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो इसकी मेजरमेंट की हम लोगों के सामने दो हम लोगों के सामने कंडीशंस निकल करके आती हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। ठीक है, जब हम बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं किसी पेशेंट का तो हमारे सामने दो वैल्यूज़ निकल करके आती हैं। जो अपर वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टोलिक और जो लोअर वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड एज डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो हैं ये दोनों ही अपने आप के अंदर अपनी एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हम इनकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो सिस्टोलिक जो है वो बिलो 130, ठीक है ना, 130 से बिलो रहना ज़रूरी है। अगर उससे ऊपर जाता है तो पेशेंट कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन की स्टेट के अंदर या उस तरफ हम लोगों को एक इंडिकेशन मिलता है कि पेशेंट हाइपरटेंशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। देन जो डायस्टोलिक है उसकी एक रेंज रहती है 80 to 90 mmHg, ठीक है ना, तो 80 से 90 के बीच रहना चाहिए। अगर वो भी 90 से अबव जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कार्डिक पैथोलॉजी जो है वो हमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर केसेस में जो हम देखते हैं कि जो सिस्टोलिक यानी जो ऊपर वाला जो है वैल्यू जो है वो जो बढ़ती है तो ज़रूरी नहीं कि उससे रिलेटेड कोई कार्डिक पैथोलॉजी पेशेंट की निकल करके ही आए, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके अंदर कि कई बार अननोन इटियोलॉजी भी उसके हमें देखने को मिलती है।
बट अगर हम बात करते हैं डायस्टोलिक की, तो डायस्टोलिक के अंदर हम लोगों को मैक्सिमम कंडीशन में कहीं ना कहीं कोई कार्डियक जो इस तरीके का पैथोलॉजीज जो हैं हम लोगों को, या कई बार हम लोग देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल रेज होते हैं तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें डेवलप होने लग जाती हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो तरीके का ब्लड प्रेशर का हमारे सामने वैल्यूज़ हैं। सिस्टोलिक जो है दैट इज़ अपर वैल्यू एंड डायस्टोलिक इज़ द लोअर वैल्यू, and the limit is systolic should be below 130 and the diastolic should be within the range of 80 to 90 mmHg। देन अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है ऑर्गन डैमेज, ठीक है ना। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि हाइपरटेंशन का सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो हार्ट पर ही अपना इम्पैक्ट डालता है, हार्ट के साथ में वो हमारे अदर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे सपोज रीनल हो गया या ब्रेन हो गया, वहाँ पर भी कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें तो कई बार बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की स्टेट्स के अंदर रीनल फेल्योर के हम लोगों को केसेस देखने को मिल जाते हैं, या सपोज बहुत ज़्यादा जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कई बार ब्रेन की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होने की वजह से ब्रेन हेमरेज तक का हम लोगों को एक स्टेट देखने को मिल जाता है। तो इसलिए जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर है, वो किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर लेवल्स बढ़ने की वजह से अगर रेज्ड होगा तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड पैथोलॉजी बॉडी में क्रिएट कर सकता है। दैन हम इसके मेज़रमेंट की बात करते हैं, तो बीपी का जो मेज़रमेंट है, ब्लड प्रेशर का जो मेज़रमेंट है, हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर जो है हम लोग काम में लेते हैं, और जो बीपी एपरेटस जिसको हम लोग हमारी एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उससे हम लोग ब्लड प्रेशर किसी भी पर्सन का चेक करते हैं। लेकिन अब जो मेन ध्यान देने वाली जो बात है, जो मेन इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट है यहाँ पर, वो ये है कि जो बीपी का मेज़रमेंट है, क्योंकि देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि बीपी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हम लोगों के लिए। हेल्थ को जब हम डिटरमिन करते हैं किसी भी पर्सन की, तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। बट अगर उसका मेज़रमेंट कहीं अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा तो हमारे सामने इनकरेक्ट वैल्यूज़ आएंगी, और अगर इनकरेक्ट वैल्यूज़ आई उसके अकॉर्डिंग हमने किसी भी पर्सन को कुछ गाइडेंस दिया या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए बीपी का मेज़रमेंट जो है ये एक सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि बीपी का मेज़रमेंट बहुत सही तरीके से होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जब बीपी का मेज़रमेंट जब हम करते हैं तो किस किस तरीके की यहाँ पर हम लोगों को जो मिस्टेक्स हैं, या अगर हम बात करें कि वहाँ पर कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं। यहाँ पर इसको हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ऑब्जर्वर एरर्स, ठीक है ना, जो एरर्स कितने तरीके की होती है। एक तो होती है ऑब्जर्वर एरर्स, ठीक है, दूसरी होगी एपरेटस एरर, ठीक है ना, बीपी इंस्ट्रूमेंट की एरर होगी, और तीसरी होगी सब्जेक्ट एरर्स, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया ऑब्जर्वर एरर। ऑब्जर्वर एरर का मतलब हम जो फिजिशियन हैं, जो हम किसी भी पर्सन का या किसी पेशेंट का जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हमारे ऑब्जर्वेशन में अगर कोई एरर आता है तो फिर वो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक गलत इंडिकेशन दे सकता है। उसमें किस तरीके के एरर आ सकते हैं कि जब हम देख रहे हैं तो हम लोग जो बीट है वो प्रॉपरली, जब हम स्टेप से उसको हम लोग जब हम लोग साउंड उसका हम लोग ले रहे हैं उस कंडीशन में हम उसको मिस कर देते हैं, या जो लेवल्स हैं उनको हम प्रॉपरली विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं उस कंडीशन के अंदर, या सपोज स्लो बीट है उसके अंदर हम लोगों ने उसका वो एक लेवल मान लिया, तो इस तरीके से हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर जो एरर्स हैं वो कहीं हो गए। सेकेंडली एपरेटस एरर। एपरेटस एरर बीपी इंस्ट्रूमेंट एरर, उसके अंदर क्या हो सकता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में किसी तरीके की कोई इश्यूज़ हैं, इंस्ट्रूमेंट में अगर सपोज इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई मरकरी जो है वो अगर सही नहीं है, उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर सपोज अगर जो कफ है वो उसके अंदर एयर का जो ब्लो है वो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं हम ब्लो करेंगे, या उसके अंदर अगर सपोज कहीं लीकेज होगा तो ये दिक्कत आ सकती है। जो कफ रैप करते हैं हम लोग आर्म के ऊपर, अगर उसकी लेंथ अगर शॉर्ट आ रही है प्रॉपर तरीके से, अगर वो रैप नहीं होगा तो फिर उसके अंदर जब एयर ब्लो करेंगे उसका प्रेशर सही तरीके से नहीं आएगा। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी ये सब चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से होनी ज़रूरी है कि उसके अंदर जो मरकरी है वो सही तरीके से हो, मरकरी ब्रेक डाउन नहीं हो उसके अंदर, प्लस जो कफ है उसकी लेंथ प्रॉपर तरीके से हो, प्लस इसके अलावा जो बलून जो है उसके अंदर कहीं कोई लीकेज नहीं हो एयर का, ये होना ज़रूरी है।
तो इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग काम में ले रहे हैं वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें भी किसी प्रकार का कोई एरर नहीं होना चाहिए। देन नंबर 3 सब्जेक्ट एरर, ठीक है ना। सब्जेक्ट कौन हो गया? जिस पर्सन का हम लोग बीपी चेक कर रहे हैं वो हो गया सब्जेक्ट। तो अब अगर उससे रिलेटेड कोई एरर हुआ, उससे रिलेटेड एरर क्या क्या हो सकते हैं कि अगर सपोज किसी पर्सन का हम बीपी, किसी सब्जेक्ट का अगर हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब वो हमारे पास आ रहा है तब उसका ओवरऑल फिजिकल स्टेटस क्या है, ठीक है ना। वो नॉर्मल स्टेट में है, कहीं वो कोई रनिंग करके तो नहीं आया, कहीं वो कोई एक्सर्शन करके तो नहीं आया, कहीं वो अंडर रेस्ट तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को वेरीफाई करना या उससे बात करके इसके बारे में हम लोगों को रूल आउट करना ज़रूरी है कि इस तरीके के इश्यूज जो हैं सब्जेक्ट के अंदर ना हो। यानी कहने का मतलब है कि जब पेशेंट का हम ब्लड प्रेशर चेक करें या पर्सन का चेक कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट जो है वो एक अपनी नॉर्मल स्टेट में होना चाहिए, ठीक है ना। उसका हार्ट बीट नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सर्टिंग स्टेट में वो नहीं होना चाहिए। साहब नमस्कार, कैसे हो साहब? तो फिज़िकल कंडीशन के अंदर अगर उसके अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को हम लोग देखें कि उसका फिज़िकल स्टेटस ठीक होना चाहिए। दैन इसके बाद में सेकंड चीज़ जो है वो हम लोगों को उसका मेंटल स्टेटस क्या है, कहीं वो एंजाइटी की स्टेट के अंदर तो नहीं है, स्ट्रेस में तो नहीं है। वो अगर डेफिनेटली हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पर्सन बहुत एंशियस होगा, स्ट्रेस के अंदर होगा, अंडर रेस्ट होगा, तो फिर डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट एक्यूट कर सकता है, ठीक है ना। बीपी या ब्लड प्रेशर जब हम चेक करते हैं तो ये ज़रूरी है देखना कि वो फ्लक्चुएशन कहीं एक्यूट तो नहीं है। हम उसको हाइपरटेंसिव तब कहेंगे जब रेगुलरली उसका जो ब्लड प्रेशर है वो रेज रहे, तब हम उसको हाइपरटेंसिव कह सकते हैं। अगर कोई एक्यूट कंडीशन की वजह से एक्यूट फ्लक्चुएशन आते हैं तो वो पर्सन हाइपरटेंसिव नहीं है, वो कुछ एक्यूट इस तरीके की चेंजेस हैं ब्लड प्रेशर के अंदर जो अपने आप हमारी जो फिजिकल कंडीशंस हैं, मेंटल कंडीशंस हैं, उनके नॉर्मलाइज होने के साथ ही नॉर्मल हो जाते हैं। हाइपरटेंसिव तब होगा पर्सन जब इन चीज़ों के बावजूद भी उसका ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर ठीक नहीं हो पा रहा, तब हम उस चीज़ पर्सन को हाइपरटेंसिव डिक्लेयर करते हैं। साथ ही फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है जब हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, कहीं हम जहाँ पर चेक कर रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा अगर होगा तो ये दिक्कत आ सकती है। प्लस पर्सन का फिजिकल स्टेटस क्या है, जैसे सपोज जब हम चेक करते हैं तो जो आइडियल कंडीशंस हैं वो किसी भी पेशेंट को या पर्सन को लाई डाउन कंडीशन में, ठीक है ना, लेटा करके फिर प्रॉपरली हम उसको रेस्टिंग कंडीशन में चेक करते हैं। अगर बैठा है तो ठीक है, उस कंडीशन में भी हम उसको एक स्टेबल होना ज़रूरी है कि वो जब बैठा है तो अपने एक नॉर्मल पोस्चर के अंदर है, उसका जो फिज़िकल स्टेचर जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं तो चेक करने के लिए ये सब चीज़ें सही तरीके से होनी ज़रूरी है। यानी जो ऑब्जर्वर है, जो फिजिशियन है, उसको अच्छे तरीके से देखना आना चाहिए, मेज़र करना आना चाहिए, उसके लेवल पर एरर नहीं होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट अगर जो है तो वो भी ठीक होना चाहिए, उसमें भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए। और सब्जेक्ट जो है जब हम उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो सब्जेक्ट की फ़िज़िकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, फिज़िकल पोस्चर, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें भी सही होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें सही नहीं होंगी तब तक कहीं ना कहीं कोई एरर आने के चांसेस होंगे। और अगर हम लोग ब्लड प्रेशर जो ले रहे हैं अगर उसमें किसी प्रकार का हमारे लेने के अंदर कोई एरर की वजह से रीडिंग्स अगर इनएक्यूरेट आ रही हैं तो फिर वो डेफिनेटली हम लोगों को एक रॉन्ग गाइडेंस या एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर के जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हाइपरटेंशन एक सेंसिटिव कंडीशन है बॉडी की, जिस चीज़ को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स पर इफेक्ट आता है। और जो कि सेंसिटिव है तो उसको चेक करते वक्त भी हम लोग बहुत अवेयर वे में या सेंसिटिव तरीके से ही हम उसको चेक करें, उसको कैजुअली चेक ना करें, ताकि जो भी कंडीशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो एक सही हमारे पास में मेजरमेंट आए और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ प्लान करें। अगर हम लोग गलत तरीके से उसको कर लेंगे हम लोग प्लान, तो अगर एरर उसके अंदर लेने के अंदर या मेज़रमेंट के अंदर अगर कहीं एरर आएगी तो डेफिनेटली वो इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो रीडिंग्स के अंदर आएगा। और हम लोग कई बार जल्दबाजी के अंदर गलत रीडिंग के बेस पर उसको कोई अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं या उसको हम लोग कोई भी इस तरीके के चेंजेस जो हैं लाइफस्टाइल के अंदर वो हम उसको गाइड करते हैं, तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में उसके लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलत हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ हाइपरटेंशन के बारे में बेसिक हम लोगों ने बात की।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, किस वजह से ब्लड प्रेशर रेज होता है, क्या क्या कंडीशन है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, उसके बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।